नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत है। अगले एक घंटे में है देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स और मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की आगवानी। तीनों सेनाओं ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति हसन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। चुनाव आयोग आज दोपहर 12 बजे करेगा प्रेस वार्ता। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में होंगे विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के दावे पर आज फिर करेगा सुनवाई। दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर किया है दावा। राजधानी दिल्ली में आज से शुरू होगा भारतीय अंतरिक्ष कॉन्क्लेव। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ और फ्रांसीसी राजदूत करेंगे अंतरिक्ष कॉन्क्लेव को संबोधित। इजरायली सेना और फिलिस्तीनी हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक 1100 से अधिक की मौत। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई आपात बैठक में इजरायल के राजदूत ने हमास पर युद्ध अपराध का लगाया आरोप। सुरक्षा परिषद में संयुक्त बयान पर नहीं बनी सहमति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इटली और फ्रांस के दौरे पर होंगे रवाना। पहले चरण में अपने इटली समकक्ष से करेंगे मुलाकात। वहीं दूसरे चरण में पेरिस में आयोजित 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता में लेंगे भाग। क्रिकेट विश्व कप में आज न्यूजीलैंड का नीदरलैंड से होगा मुकाबला। वहीं कल खेले गए मैच में भारत ने जीत के साथ किया आगाज। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। केएल राहुल ने नाबाद 97 और कोहली ने 85 रन की खेली पारी। और शुरुआत करते हैं हम खबरों के साथ। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन आज इस वक्त भारत दौरे पर हैं और आज राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंजानिया की राष्ट्रपति की अगवानी की। तो तंजानिया की राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया गया। भारत और तंजानिया के बेहद ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और ये यात्रा भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई अहम मुद्दों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत और तंजानिया एक लंबी पार्टनरशिप की उम्मीद कर रहे हैं। कई नए क्षेत्र भी हैं जिसमें हम आज देखेंगे कि जो दोनों देश हैं उनके बीच कई एमओयूज साइन होने की उम्मीद है। तो तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने कहा कि मैं दोनों देशों के बीच दशकों से चले आ रहे उत्कृष्ट संबंधों के लिए तंजानिया की तरफ से सराहना करना चाहती हूं। इस यात्रा से मेरी अपेक्षा है कि ये राजनीतिक और आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलने वाली है। मेरा देश उम्मीद कर रहा है कि हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित हमारे द्विपक्षीय संबंध दशक दर दशक जारी रहेंगे। First and foremost, I would like to express Tanzania's appreciation for the excellent existing relationship between our two countries, India and Tanzania, which has been there for decades. So my expectation in this visit is that it's going to open the new avenues for political and economic development
economic cooperation that will lead to strategic partnership of our two countries. So my country is expecting that our bilateral ties that were founded by our forefathers, our founding fathers, Mwalimu Nyerere and Mahatma Gandhi, is going to continue decades after decade and continue with strength. इसके बाद तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा है, लेकिन तंजानिया के किसी भी राष्ट्रपति की 8 साल के बाद ये भारत यात्रा है और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंची वो राजघाट। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। तंजानिया की राष्ट्रपति 10 अक्टूबर को दिल्ली में एक व्यापार और निवेश कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। इससे पहले कल उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने अफ्रीकी संघ को G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद ये भारत की उनकी पहली यात्रा है। और फोन लाइन से इस पर जुड़ रही है हमारी संवाददाता मेघना देव। इस वक्त मेघना, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि भारत और तंजानिया कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें यहाँ पर जो हमारी पार्टनरशिप है उसको आगे बढ़ाते नजर आएंगे, बेहद महत्वपूर्ण है। तंजानिया के लिए भी यात्रा बेहद महत्वपूर्ण, काफी उम्मीद के साथ वो देख रहे हैं कि किस तरह से एक व्यापारिक मंडल भी उनके साथ पहुंचा है भारत की इस यात्रा पर। क्या कुछ प्रमुख आज का कार्यक्रम रहने वाला है और कौन कौन से ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें भारत और तंजानिया यहाँ उम्मीद कर रहे हैं MOU साइन होने की? देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विजिट मानी जा सकती है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन का G20 के अंदर इंक्लूजन भारत की अध्यक्षता के अंदर हुआ और उसके बाद ये विजिट इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और उसके साथ अगर हम देखें, भारत और तंजानिया के बीच कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा फोकस नजर आने की संभावना है। डेवलपमेंट पार्टनरशिप की बात करें, वाटर पार्टनरशिप की बात करें, उसके साथ ही ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ये तीनों क्षेत्रों में काफी ज्यादा संभावनाएं हैं कि इस पर बेशक फोकस रहेगा। जब राष्ट्रपति तंजानिया की राष्ट्रपति मिलेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और जो द्विपक्षीय वार्ता है वो होगी। अगर हम देखें तो वाटर पार्टनरशिप की बात करें तो भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट और भारत के काफी इन्वेस्टमेंट है तंजानिया में, और जिसके कारण वहां पे कई जगहों पर वाटर सप्लाई की सुविधा जो है वो वहां पर हो सकी है। तो तंजानिया की तरफ से कोशिश रहेगी कि इस जो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वाटर पार्टनरशिप के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फेज 2 या उसको और ज्यादा उसका विस्तार किया जाए, उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर पानी की जो सुविधा है वो मुहैया कराई जा सके। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बहुत अहम है। तंजानिया की राष्ट्रपति के साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन आया है, कई मंत्री भी आए हैं साथ में, तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि बिजनेस पर काफी ज्यादा फोकस रहेगा। वो यहाँ भारत के भी कई बड़े बिजनेस लीडर से मिलने वाली हैं, उनके साथ भी बातचीत करने वाली है। एक राउंड टेबल भी होने की संभावना बताई जा रही है, जहां पर वो डिस्कस कर सकती हैं कि क्या निवेश के क्या ऑप्शंस उपलब्ध हैं, उसके साथ ही किस किस्म के कोलैबोरेशन कर सकते हैं, बिजनेस की बात करें और ट्रेड को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पे फोकस रहेगा। इसके अलावा भी कल्चर के एस्पेक्ट में एक एग्रीमेंट साइन होने की संभावना है और भी कई जो समझौता ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर होने हैं, लेकिन ये देखना होगा तकरीबन। बिल्कुल, दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। भारत और तंजानिया के संबंधों को एक नई गति देने के लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। मेघना, आपसे हम आगे भी बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आपको आगे बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज न्याय संगत और बाधाएं सहने में सक्षम
कृषि खाद्य प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगी। ये सम्मेलन 12 अक्टूबर तक चलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परामर्श समूह जेंडर प्लेटफॉर्म इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। ये सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग आज 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इस संबंध में नई दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है, जबकि 90 सदस्यों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल जनवरी में खत्म हो जाएगा। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा, 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा और 119 सदस्यों वाली तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल भी जनवरी में ही खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग पिछले 2 महीनों से लगातार इन 5 राज्यों का दौरा कर रहा था ताकि चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। और फोन लाइन से के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। ऋषि, चुनाव आयोग लगातार इन 5 राज्यों का दौरा कर रहा था, तैयारियों का जायजा ले रहा था। क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है, क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है तारीखों को लेकर? अब इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान की बात करें, और हम जानते हैं कि आज 12 बजे जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो तत्काल पहले तो इन सभी राज्यों में जो चुनाव आचार संहिता है वो लागू हो जाएगी। इसके बाद जहां तक चुनाव की तारीखों की बात करें तो चुनावों की तारीखों के लिए आयोग के पास 2 चीजों को विशेष संज्ञान रखना पड़ता है। एक तो जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो त्योहार हो या फिर उस इलाके का कोई भी उत्सव, और दूसरा होता है कि उसमें जो मौसम है, जो तापमान है या जिस तरीके का जो वातावरण है उसका ख्याल रखा जाता है। इन सभी चीजों को देखें तो इन राज्यों में उस तरीके की कोई मौसम से संबंधित तो कोई गंभीर चेतावनी नहीं होती है, ना ही चिंता की बात होती है, जो कि पहाड़ी इलाकों में खासतौर से चुनाव आयोग जिस चीज को नोटिस करता है। लेकिन इन इलाकों में त्योहारों को देखते हुए और जो एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज को देखते हुए जरूर कंसिडरेशन रहेगा, और दीपावली और छठ के त्योहार को कंसिडरेशन में जरूर रखा जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और इन सब जगहों पे काफी बड़ी मात्रा में ये सब मनाए जाते हैं। तो 15 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में मुझे लगता है कि इन तारीखों को रखे जाने की संभावना है। बाकी जो इनपुट्स चुनाव आयोग को जब वो दौरा करता है उस समय जो राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और लोगों से प्राप्त होते हैं कि चुनाव कब होने चाहिए, क्या तारीखें सबसे ज्यादा सूटेबल होंगी, कौन सा ऐसी तारीख है जहां पर लोग अधिक से अधिक मतदान के लिए घरों से बाहर निकल कर आ सकते हैं, तो ये सब चीजें कंसिडरेशन के बाद आयोग नई तिथियों का ऐलान करता है। और उस लिहाज से देखें तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, इस मायने में भी कि अब इन सभी 5 राज्यों में जो आचार संहिता है वो लागू हो जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से अभी एक ऑब्जर्वर्स की भी बैठक हुई थी जिसमें पूरे देश से प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे, किस तरह से चुनाव आयोग की इस बार भी कोशिश होगी, ज़्यादा ही जिम्मेदारी है क्योंकि जो पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसे उतनी ही पारदर्शिता के साथ अमल में लाया जाए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन्हें आप कह सकते हैं एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए 5 राज्यों में जो चुनाव हैं बड़े राज्य हैं, जिसमें कि खासतौर से राजस्थान और मध्य प्रदेश और इसके अलावा जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ है, ये भी ऐसे राज्य हैं जहां पर
लोकसभा की सीटें और जो विधानसभा की सीटों के लिहाज से देखें तो एक बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है जिसको कि मतदान की प्रक्रिया में भाग लेना है। जहाँ तक तैयारियों की बात करें तो निश्चित तौर से चुनाव आयोग ने जो तैयारियां की हैं, मुकम्मल तैयारियां पूरी हुई हैं और खासतौर से छत्तीसगढ़ को लेकर जो सुरक्षा के पहलू है उसको जरूर वहां पर चुनाव आयोग कंसिडरेशन करेगा। और इसीलिए वहां पर हमने पहले भी देखा था 2 चरणों में चुनाव हुए थे जबकि छोटा राज्य था। इसके बावजूद जिस तरीके से हमने देखा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश बड़े राज्य हैं, यहाँ पर 1 चरण में या 2 चरणों में ही चुनाव संपन्न हो जाते हैं। हालांकि राजस्थान क्षेत्र के हिसाब से देखें तो काफी देश का सबसे बड़ा राज्य है, उस लिहाज से चीजों को देखना होता है और मैनेज किया जाता है। खासतौर से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके मूवमेंट को लेकर, उनके डिप्लॉयमेंट को लेकर ये सब चीजें होती हैं जो कि तैयारियों में शामिल होती हैं। और इसीलिए आयोग ने जब वहां पर दौरा किया था तो इस बात का उन्होंने तस्दीक की थी, आंकड़े लिए थे कि कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस, कितने सुरक्षा बलों की जरूरत होगी। साथ ही साथ जब आयोग ने दिल्ली में जब ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक की उसमें भी इस बात के दिशा निर्देश दिए कि आपके वहां पहुंचने के बाद जो नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसमें भी जो वो आंकड़े और जो सुझाव भेजेंगे आयोग उस पर तत्काल कार्रवाई करके उन्हें दुरुस्त करेगा। और इस ऐसी परिस्थितियां जबकि जो ऑब्जर्वर्स के द्वारा जब रिपोर्ट्स आती हैं तो उसको आयोग बेहद गंभीरता से लेता है और इसमें आयोग की तरफ से ही ये दिशा निर्देश होते हैं कि वो इस तरीके से काम करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति को लगे कि आयोग की जो टीम है वो उनके राज्य में मौजूद है। बिल्कुल ऋषि, इस बार अगर हम बात करें खासकर अगर मिजोरम की बात करें या कुछ ऐसे राज्यों की 5 राज्यों में से सुरक्षा भी एक बड़ा जिम्मेदारी यहाँ पर होगी चुनाव आयोग के ऊपर से। साथ ही साथ जिस सेमीफाइनल की हम बात कर रहे हैं उस लिहाज से किस तरह से जो तमाम जो वोटर्स हैं उन्हें जागरूक करना, उन्हें वोटिंग सेंटर्स तक लाना, इस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाता आ रहा है चुनाव आयोग और इस बार भी उस पर खासा ध्यान रहेगा। नई नई चीजें, नई नई घोषणाएं, नए तरीकों के साथ, रोमांचक तरीकों के साथ वो जो तमाम वोटर्स हैं वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें, इस पर खास जोर होगा। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की स्वीप जो योजना है जिसके तहत वो मतदाता जागरूकता अभियान को चलाता है और इसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है न सिर्फ राजनीतिक स्तर पर हो बल्कि मतदाताओं के स्तर पर भी हो। अब जैसे दिव्यांग जन मतदाता हैं उनके लिए वो सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं जिससे कि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो और उन्हें सुविधा और सहूलियत हो और उन्हें ये कॉन्फिडेंस रहे कि वो जब वहां जाएंगे तो उन्हें हर तरीके की मदद मिलेगी। दूसरा, इसी तरीके से महिला वोटर्स को आकर्षित करने के लिए महिला जो बूथ हैं पिंक बूथ के नाम से डेवलप किए जाते हैं, वहां पर समस्त जो कर्मी होते हैं चुनाव कर्मी वो महिलाओं को ही तैनात किया जाता है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसके माध्यम से भी वो सिटीजन एम्पावरमेंट को आयोग सुनिश्चित करता है जिससे कि अपनी शिकायतों को अगर कोई मतदाता दर्ज कराना चाहता है तो उस तरीके की ऐप के माध्यम से वो शिकायत भी दर्ज कराई जाती है और इस मामले में आयोग कार्रवाई करता है। हमने देखा है कि जब आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मतदान के बाद तो उसमें ये आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई अब तक की गई है जो कि ऑनलाइन कंप्लेंट्स हुई हैं उस पर। तो ये जो बेहद महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जिसके कि आयोग को सुनिश्चित करता है कि कोई भी मतदाता ना छूटे का लक्ष्य उनका जो है वो बखूबी लागू हो और अधिक से अधिक मतदान हो। बिल्कुल, तो अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान करें, ये कोशिश होगी। चुनाव आयोग की आज 5 राज्यों के लिए चुनावी तारीखों की घोषणा हो सकती है। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और घोषणा के बाद ही इन 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इजरायली सेना और फिलिस्तीनी हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक 1100 से अधिक की मृत्यु हो चुकी है। हमास के आतंकी हमलों में इजरायल में मरने वालों की संख्या 700 के पार हो गई है और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में 400 से अधिक लोग मारे गए हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह आतंकी गुट भी हमास के हमलों में शामिल है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई आपात बैठक में इजरायल के राजदूत ने हमास पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाया है। इस बीच पेंटागन ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल को गोला बारूद और उपकरण प्रदान करेगा और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के हमलों के जवाब में मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना को बढ़ावा देंगे। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राज्य सरकार तेजी से इजरायल रक्षा बलों को युद्ध सामग्री सहित अतिरिक्त उपकरण और संसाधन प्रदान करेगी।
संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिका के उपराजदूत रॉबर्ट वुड ने इजरायल के प्रति अपना समर्थन दोहराने के साथ ही संघर्ष बढ़ने की चेतावनी भी दी है। उपराजदूत रॉबर्ट वुड ने इसे बेहद दुखद स्थिति बताते हुए वैश्विक समुदाय से इस आक्रमण की कड़ी निंदा करने का आह्वान भी किया है। आपको बता दें कि इजरायल ने रविवार को गाजा के फिलिस्तीनी इलाके पर हमला किया था, जिसमें इतिहास के सबसे खूनी हमलों में से एक के प्रतिशोध में अब तक सैकड़ों लोग मारे गए हैं। अमेरिका के शिकागो में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला और अमेरिकी सरकार से इजरायल को किसी भी प्रकार का सहयोग न करने का आह्वान दिया है। प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फिलिस्तीन पर अपनी चुप्पी खत्म करने और अमेरिकी नागरिकों को फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी आवाज उठाने की गुजारिश की है। और इजरायल पर हुए आतंकी संगठन हमास ने हमले के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क में बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध मार्च निकाला। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में विरोध प्रदर्शन करते लोगों ने अमेरिका और इजरायल के झंडे लहराए। प्रदर्शनकारी यहूदी बच्चों के चित्र लिए हुए हमास के खिलाफ नारेबाजी करते भी दिखे। लोगों ने आतंकवाद के खात्मे और आतंक को जवाब देने की मांग की है। इससे पहले हमास के आतंकियों ने इजरायली कस्बों में हमला बोला और बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारा। इसके जवाब में इजरायल ने रविवार को गाजा में हवाई हमलों से फिलिस्तीनियों पर हमला किया है, जिसमें कथित तौर पर दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग मारे गए हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल पर हमास के आतंकी हमले के बाद कम से कम 3 अमेरिकी भी मारे गए हैं। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतपाल, सबसे पहले इस वक्त जानना चाहेंगे, संयुक्त राष्ट्र में जरूर इस मुद्दे पर इस वक्त बहस जारी है, लेकिन जमीनी स्थिति क्या है? जिस तरह से दोनों पक्ष इस वक्त जवाबी हमले कर रहे हैं, क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट से इस वक्त खबरें निकल कर आ रही हैं? देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि इजराइल की मिलिट्री, जो उनकी आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, वो पैलेस्टीनियन जो इनक्लेव है गाजा की, गाजा पट्टी जिसे हम कहते हैं, उस पर मिलिट्री हमले इस वक्त कर रही है। और ये सारी रात ये हमले चलते रहे। करीब 22 जगहें ऐसी थीं पूरे गाजा पट्टी में और साथ के इलाकों में, इजराइल में भी, जहां पर गन फायर दोनों साइड से होती रही। अभी तक के जो आंकड़े हैं, 600 से 700 इजरायली की मौत हो चुकी है और करीब 300 से 400 फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। करीब 3000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये फिगर्स इजरायलीज बता रहे हैं। हमास के फिगर्स थोड़े से डिफरेंट हैं, पर लगभग यही कहा जा रहा है कि करीब 1100 लोग अभी तक इस लड़ाई में मारे जा चुके हैं और 3000 के आसपास हलाक हुए हैं, और जिसमें फॉरेन नेशनल्स भी हैं, अमेरिकन नेशनल्स हैं, जर्मन नेशनल्स हैं। नेपाल ने कल कहा था कि उनके नेशनल्स मिसिंग हैं, पॉसिबली डेड हो सकते हैं। तो कुछ फॉरेन नेशनल्स भी हैं। फिगर्स फॉरेन नेशनल्स की हालांकि अभी तक किसी भी मुल्क ने अपने नेशनल्स की फिगर्स क्लियर नहीं की हैं, क्योंकि ऑनगोइंग सिचुएशन है। भारतीयों को लेकर अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं है। तो ये स्थिति है। बिल्कुल अमृत, लेकिन जिस तरह से एक बड़ी संख्या में यहाँ पर सिविलियंस यानी कि आम नागरिक भी इस संघर्ष की चपेट में आ रहे हैं, क्या कुछ इस वक्त अपडेट है? अगर हम भारतीयों की बात करें, दोनों ही क्षेत्रों में क्या किसी भी तरह कुछ भारतीयों के फंसे होने की कोई खबर? नहीं, भारतीयों को, जैसे मैंने कहा कि भारतीयों की कोई खबर नहीं है। भारतीय में है या मोस्टली टेल अवीव में है। टेल अवीव और यरूशलेम शांत है। गाजा पट्टी अगर आप मैप देखें तो नीचे जाके, साउथ में जाके इजिप्ट की तरफ है, तो वहाँ भारतीय कोई इक्के दुक्के भारतीय हों तो हों, वरना वहाँ कोई नॉन भारतीय है नहीं। वेस्ट बैंक में जरूर कुछ भारतीय हैं, रामल्ला वगैरह में, पर उनकी तादाद भी कम है। वेस्ट बैंक और फलस्तीन में, गाजा पट्टी में कोई इक्के दुक्के छोड़ के, और या जो कोई प्रोटेस्ट करने या इस तरह की चीजें के लिए ट्रैवल करते हैं, वरना ज्यादा तादाद है नहीं। तो भारतीयों की कोई रिपोर्ट्स नहीं है, इधर इंजरीज की या किलिंग की अभी तक।
जी अमृत, यहाँ संयुक्त राष्ट्र में लगातार आपात बैठक हो रही है, लेकिन संयुक्त बयान पर किसी भी तरह की कोई सहमति बनती नहीं नजर आ रही है। युद्ध अपराध का आरोप लगा है हमास पर, लेकिन क्या आपको लगता है कि संयुक्त राष्ट्र में किसी तरह से कोई बातचीत आगे बढ़ती नजर आ सकती है या कुछ उम्मीद की जा सकती है? हमास पर मानता ही नहीं है संयुक्त राष्ट्र को। ठीक है, वो कहते हैं कि इट इज अ स्टूज ऑफ द इजरायलीज। तो अब कंडेमिनेशन हो रही है, बाकी जियोपॉलिटिकल वहां पर दुनिया खेमों में बटी हुई है, तो सब मुल्क अपनी पॉलिटिकल पोजीशन लेंगे। बाकी इस लड़ाई पर कोई असर पड़ेगा संयुक्त राष्ट्र की डिबेट का, इसका कोई वो नहीं है। इसका ग्राउंड पर इजरायलीज काउंटर रिटेलिएट कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वो इसको इट्स अ वॉर, वो इसको युद्ध देखते हैं, और इजरायलीज में इसको गाजा में हमास को डेसिमेट करना चाहेंगे। डेसिमेट अगर नहीं कर पाए तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, उनकी मिलिट्री पावर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, और ताकि वो दोबारा उन पर ऐसा हमला एटलीस्ट कुछ देर ना कर पाए। तो उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी, और संयुक्त राष्ट्र में ये अफसोस जताया जाएगा कि देखें जी फलाने टेररिस्ट हैं और फलाने ये हैं, और सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं, ये बंद होना चाहिए। जी जया। बिल्कुल, तो इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो इजरायल और हमास के बीच युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपातकालीन सत्र में बंद दरवाजों के पीछे बैठक की, लेकिन संयुक्त बयान के लिए आवश्यक सर्वसम्मति हासिल करने में विफल रही। अमेरिका ने परिषद के 15 सदस्यों से हमास की कड़ी निंदा करने का आह्वान किया है, लेकिन राजनयिकों ने कहा है कि रूस के नेतृत्व वाले सदस्य फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह की निंदा करने के बजाय व्यापक फोकस की उम्मीद कर रहे थे। परिषद ने लगभग 90 मिनट तक बैठक की और संयुक्त राष्ट्र मध्य पूर्व की शांति दूत टोर वेनेसलैंड की ब्रीफिंग सुनी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस का दौरा करेंगे। अपनी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में रक्षा मंत्री रोम में इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रिस्टेटो से मुलाकात करेंगे। मार्च 2023 में इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक बढ़ाया गया था। यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण के दौरान राजनाथ सिंह पेरिस में अपने समकक्ष फ्रांसीसी सशस्त्र बल मंत्री सेबास्टियन लेकोर्नु के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता में सम्मिलित होंगे। भारत और फ्रांस ने हाल ही में रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया था। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण औद्योगिक सहयोग सहित सशक्त और व्यापक द्विपक्षीय रक्षा संबंध है। रोम और पेरिस में रक्षा मंत्री औद्योगिक सहयोग के संभावित अवसरों पर चर्चा करने के लिए रक्षा उद्योग के सीईओ और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे। और सियासी घमासान के बीच और आचार संहिता से ठीक पहले राजस्थान में जातिगत सर्वे की घोषणा के बाद राजनीतिक पारा काफी चढ़ गया है। भाजपा ने गहलोत सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि लोगों को भ्रमित करना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नीति है।
चुनाव से ऐन पहले जाति जनगणना के नाम पर सियासत की आस लगा रही राजस्थान सरकार विपक्ष के निशाने पर है। भाजपा ने अशोक गहलोत सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। भाजपा का आरोप है कि लोगों का ध्यान भटकाना गहलोत सरकार की नीति रही है। कांग्रेस सरकार के कुशासन से बेहाल जनता का ध्यान भटकाने के लिए शगुफा छोड़ा जा रहा है। राजस्थान के विकास से भ्रमित कर दो लोगों को। राजस्थान में जो हो रहा है, जितने दुष्कर्म हो रहे हैं, कुकर्म हो रहे हैं, उससे भ्रमित करो, लोगों को ध्यान तो बटाएं। ये गहलोत साहब का ये पॉलिसी है। नई जनगणना की, जबकि 2 दिन कितने 10-15 घंटे इनके बचे हैं सरकार के, कहाँ से करेंगे? क्या सारे के सारे सरकारी अधिकारी निकाल लेंगे वहाँ से चुनाव के उसमें और उनको जनगणना में लगा देंगे? और विकास की बात करें या जातियों की बात करें, हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का। प्रधानमंत्री मोदी जी इसको सुनिश्चित कर रहे हैं, देश की शक्ति को बढ़ा रहे हैं और ये देश को भटकाना चाह रहे हैं। शनिवार देर शाम राजस्थान सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण का आदेश जारी किया था। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार का ये कदम चुनावी दांव है। भाजपा याद दिला रही है कि गहलोत सरकार के दौरान राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं और युवा से लेकर किसान तक सभी पीड़ित हैं। कांग्रेस की नेतृत्व में इस प्रांत में सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं की हुई है। इसके एक प्रमुख कारण है रसूखदार लोगों की इन्वॉल्वमेंट ऐसे घटनाओं में। मंत्री विधायकों के साथ सत्ताधारी मंत्री विधायक की पुत्र तक इस कांड में शामिल होते हैं। पिछले 5 सालों में 19 बार पेपर लीक हुए हैं एग्जामिनेशन की। विभिन्न प्रकार की नौकरी के लिए जो राज्य के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जामिनेशन है, ये भी अशोक गहलोत साहब की प्रशासनिक दक्षता की एक बहुत बड़ा मानक के रूप में सामने आई है। उधर कांग्रेस गहलोत सरकार के फैसले का बचाव कर रही है। उसका कहना है कि ये कदम चर्चा के बाद उठाया गया है। उदयपुर डिक्लेरेशन के अंदर और CWC की जो बैठक हुई है उसके अंदर हमने तय कर लिया है कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस के फेवर में है और कल ही राजस्थान ने, जो हमारी रूलिंग स्टेट है, वहां उनने ऑर्डर भी कर दिया है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक सामने उनने इस बात के ऊपर तय कर लिया है। वहीं चुनावी टिकट बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस आसानी से किसी नतीजे तक पहुंचती नजर नहीं आ रही। खेमेबंदी और खींचतान को देखते हुए कांग्रेस को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। जयपुर में पार्टी की अहम बैठक के बाद भी उम्मीदवारों को लेकर स्थिति साफ होती नजर नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और पंजाब भर की 1840 अनाज मंडियों में धान की फसल के दौरान किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब की मंडियों में काम करने वाले 10 लाख मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा मजदूरों की समस्याओं का समाधान न कर पाने के कारण मजदूरों में भारी रोष है। मजदूर संघ का कहना है कि हड़ताल के दौरान राज्य के सभी जिलों में हर दिन संबंधित विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। गल्ला मजदूर संघ का कहना है कि श्रमिकों की समस्याओं का लेकर उच्च अधिकारियों के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय टाल मटोल की नीति अपना रहे हैं। इससे पहले मजदूर 1 अक्टूबर से हड़ताल शुरू करने वाले थे, लेकिन पंजाब के कृषि मंत्री के आश्वासन के बाद हड़ताल की रूपरेखा सामने रखी गई। लेकिन मंत्री ने समस्याओं के समाधान के लिए यूनियन से कोई बातचीत नहीं की। इस पर एसोसिएशन ने पंजाब की सभी अनाज मंडियों में कार्य ठप कर दिया है। वहीं संगरूर में अनाज मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। हड़ताल का जो तीजा दिन नहीं, साड़ी 156 मंडियां ने, वो फोकल पॉइंट लग साढ़े 1800 कुछ मंडियां ने, वो पंजाब दी सारिया ही मंडियां बंद ने, कोई मंडी खुली नहीं हैगी है। साडियां मंगां जी देखो, मंगां साडी बहुत ने, पर असीं पहल दे आधार ते असीं 25% ਨੂੰ लेके ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 25% ਦਾ सीएम साहब ने ऐलान किया थी, वो जल्द तो जल्द वाधा किया जाए। मजदूरों ਲਈ पैसा नहीं हैगा या कुछ भी कागज नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, पता नहीं, पर सरकार आपदी छोटी जी कोई ऐलान करते हैं, नाल जान बोर्डां ते ला लो सी कितना पैसा, करोड़ों रुपया लग रहा सड़कों के उत्ते आपां देख रहे हैं। सरकार कोल वो पैसा हैगा पर मजदूरों के मजदूरी लिए पैसा नहीं हैगा। पता नहीं भगवंत मान साडे लिए क्यों नहीं बोल रहे, क्यों अपनी अनसुनी कर रहे हैं, मजदूरों को अनदेखा कर रहे हैं।
खबर उत्तराखंड से, जिसके नैनीताल जिले में सोमवार देर शाम 32 लोगों को ले जा रही एक बस खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नैनीताल के एसएसपी पीएन मीणा ने बताया कि स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान चलाकर 28 लोगों को बचाया। उन्होंने कहा कि हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ये नैनीताल के मंगोली क्षेत्र में एक बस के गिरने की सूचना है और इसकी सूचना के बाद में जो हमारी रेस्क्यू टीम है, एसडीआरएफ की लोकल टीम जो हो गई, थाने की टीम हो गई, पुलिस की टीम यहाँ मौके पर आए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसमें अब तक जो है 28 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है और 3 लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी बॉडी भी हमने निकाल ली है। बाकी 1-2 लोग और बचे हैं, उनकी भी रेस्क्यू किया जा रहा है। नई दिल्ली में आज से भारतीय अंतरिक्ष कॉन्क्लेव शुरू होगा, जो 11 अक्टूबर तक चलेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ और फ्रांसीसी राजदूत अंतरिक्ष कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने अपने पहले सूर्य मिशन को लेकर एक नया अपडेट शेयर किया है। दरअसल आदित्य L1 अंतरिक्षयान पूरी तरह से ठीक है और सूर्य पृथ्वी L1 की ओर से बढ़ रहा है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि ट्रैजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवर ने 6 अक्टूबर को 16 सेकंड के लिए काम किया था। पोस्ट में कहा गया कि अंतरिक्षयान स्वस्थ है और सूर्य पृथ्वी L1 की ओर बढ़ रहा है। 19 सितंबर को किए गए ट्रांस लॉग्रेंजियन .1 इंसर्शन पैंतरेबाजी को ट्रैक करने के बाद मूल्यांकन किए गए प्रक्षेप पथ को सही करने के लिए इसकी आवश्यकता थी। टीसीएम ये सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्षयान L1 के आसपास हेलो कक्षा सम्मेलन की ओर अपने इच्छित पथ पर है। जैसे जैसे आदित्य L1 आगे बढ़ता रहेगा, कुछ ही दिनों में मैग्नेटोमीटर फिर से चालू हो जाएगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। गुजरात के वलसाड में जहां पहली सुरंग बन चुकी है, वहीं पहली स्टील ब्रिज का निर्माण भी सूरत में किया जा रहा है। साथ ही नदी पर ब्रिज भी बन रहे हैं। किन किन बाधाओं को पार करते हुए भारतीय रेल बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए संकल्पित है, आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से संवाददाता राजेश राज की रिपोर्ट। जापान के सहयोग से बनने वाली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का काम तेजी से किया जा रहा है। इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है और इस परियोजना में गुजरात में बनने वाली एकमात्र सुरंग की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र गुजरात की सीमा पर वलसाड जिले के गांव के समीप पहाड़ी में बनने वाली सुरंग के दक्षिणी छोर को इंजीनियर्स ने नियंत्रित विस्फोट के जरिए खोल दिया। दक्षिणी छोर से कुछ मीटर दूर महाराष्ट्र की सीमा शुरू हो जाती है। ये सुरंग कुल मिलाकर 350 मीटर लंबी होगी। ये भारतीय रेल की एक बड़ी कामयाबी है। टोटल 350 मीटर में हमने 120 टोटल ब्लास्ट किए, 2 मीटर हाइट 2.5 मीटर के, और ये हमारा काम नवंबर में शुरू हुआ था। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 11 मंथ से कम समय में हमने पूरा टनल का बैक थ्रू का काम कर दिया। हम अभी जमीन से तकरीबन 18 मीटर ऊपर हवा में हैं और यहाँ पर ट्रैक बनाने का काम जो है बहुत मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। तकरीबन 508 किलोमीटर लंबी इस ट्रैक के निर्माण का कार्य जो है बहुत तेजी से किया जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम प्रगति पर है। गुजरात के नवसारी में रेलवे ट्रैक बेड बिछाने का काम तेजी से जारी है। जमीन से तकरीबन कई मीटर से ज्यादा ऊपर बुलेट ट्रेन के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसका जायजा लेने के लिए डीडी न्यूज की टीम दिल्ली से नवसारी पहुंची। डीडी न्यूज की टीम ने मुआयना में ये पाया कि ट्रैक के दोनों तरफ ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दीवारें खड़ी की जा रही हैं, जो इसकी विलक्षणता को दिखाती हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए है क्योंकि अभी तक हमारे देश में कोई भी हाई स्पीड ट्रेन नहीं चल रही है, तो उस मायने में ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और हम ये जापानीज टेक्नोलॉजी के आधार पर यहाँ पर ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो मुंबई अहमदाबाद को जोड़ेगा।
भारतीय रेल तकनीकी बाधाओं और भौगोलिक चुनौतियों से निपटते हुए रेल पटरियां बिछाने के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए भी रेलवे ने कई तरह की चुनौतियों को पार करते हुए पर्वतों और पहाड़ों को तोड़कर 8 सुरंग बनाने का रोड मैप रखा है, जिससे जमीन के भीतर भी एक सुरंग तैयार की जाएगी। 28 स्टील के ब्रिज बनाए जा रहे हैं और नदियों के ऊपर भी ब्रिज बनाकर बुलेट ट्रेन की राह आसान की जा रही है। सूरत में एक ऐसे स्टील ब्रिज का निर्माण कार्य किया गया, जिसका जायजा डीडी न्यूज की टीम ने लिया। भारतीय रेल को दुर्गम रास्तों पर पटरियां बिछाने में महारत हासिल है। चाहे नदी हो, नाले हो, पर्वत हो, पठार हो, धरती के भीतर हो या फिर पहाड़ों का सीना काटकर सुरंग बनाने का मसला हो, भारतीय रेल हमेशा से पटरियां बिछाने के मामले में उसे महारत हासिल है। स्टील के ब्रिज बनाए जा रहे हैं, नदी पर रिवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, टनल जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, धरती के भीतर सुरंग, पहाड़ को काटकर सुरंग बनाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है, जिसमें गुजरात और दादरा नगर हवेली में 352 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर डेडिकेटेड रेल लाइन तैयार करने की योजना बनाई गई है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल लाइन पर कुल 12 रेलवे स्टेशन होंगे, जो सामान्य स्टेशन से अलग होंगे। इसमें साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई के नाम सूचीबद्ध हैं। ये दूरी 2 घंटे 7 मिनट में तय की जाएगी, जबकि अभी हवाई जहाज के लिए 1 घंटा 10 मिनट, रेल से 5 से 6 घंटे, कार से 8 घंटे और बस से लगभग 9.5 घंटे की यात्रा मुसाफिर को करनी होती है। गुजरात से राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत की कुछ खबरों को पर फटाफट अंदाज में। ब्रिटेन का 30 सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भारत से मुक्त व्यापार समझौते के शेष मुद्दों पर आज से भारतीय दल के साथ इसके अगले दौर की बातचीत शुरू करेगा। दोनों देशों ने हाल ही में 13वें दौर की वार्ता संपन्न की है। वार्ता को गति देने के लिए वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल के नेतृत्व में एक दल पिछले सप्ताह लंदन गया था। भारत और सऊदी अरब ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन तथा बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच बिजली की आपूर्ति, हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा संबंधित साजो सामान की आपूर्ति को बनाए रखना है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने देश में और नागरिक विमानन अवसंरचना के विकास के लिए 8,800 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूर किया है। IIFCL के प्रबंध निदेशक ने बताया कि सरकार का देश में नागरिक विमानन क्षेत्र को विकसित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और इस सपने को साकार करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। भारत ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल जुलाई में 4.67 अरब अमेरिकी डॉलर के स्मार्टफोन का निर्यात किया। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों के दौरान अमेरिका में स्मार्टफोन का निर्यात बढ़कर 1.67 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 28.46 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। अमेरिका के बाद आयातकों की सूची में संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं। भारत का कोयला आयात इस साल अगस्त में सालाना आधार पर 12% लगभग 1 करोड़ टन रह गया। पिछले साल अगस्त में यह आंकड़ा 2 करोड़ टन था। ई कॉमर्स फर्म एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से अगस्त के दौरान कुल कोयला आयात भी 10.3% घटकर 10 करोड़ टन रह गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 11 करोड़ टन था। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत की बिजली खपत लगभग 8% बढ़कर 847 अरब यूनिट हो गई। देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी के चलते यह वृद्धि हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल सितंबर 2023-24 के दौरान बिजली की खपत बढ़कर 847 अरब यूनिट हो गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 786 अरब यूनिट थी। CII द्वारा जारी देश में कारोबारी विश्वास सूचकांक में बढ़त दर्ज की गई है। सर्वे में कहा गया है कि दूसरी तिमाही में विश्वास सूचकांक 66% था, जो तिमाही में बढ़कर 67% हो गया। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद घरेलू मांग बढ़ने के कारण तीसरी तिमाही में ये बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
केंद्र सरकार ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में 12 कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। सरकारी आदेश में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के महाप्रबंधक संजय रुद्र को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ईडी नियुक्त किया गया है। सरकार कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के साथ साथ सहकारी रजिस्ट्रार को ऑनलाइन सुविधा के साथ जोड़ने जा रही है। 1851 सहकारी समितियों को जोड़ने पर 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया अगले 8 वर्षों में अपनी वार्षिक उत्पादन क्षमता को दोगुना कर 40 लाख यूनिट तक पहुंचाने के लिए लगभग 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। और आइए आईसीसी विश्व कप की बात करें तो भारत ने जीत के साथ वर्ल्ड कप का आगाज किया है। पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराने में सफलता पाई। ऑस्ट्रेलिया से जीत के लिए मिले 200 रन के लक्ष्य को भारत ने 41.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। भारत के शीर्ष 4 में से 3 बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हो गए। ये पहला मौका था कि जब विश्व कप के किसी मैच में भारत के शीर्ष 3 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए। इसके बाद कोहली और राहुल ने भारतीय पारी को संभाला और स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। कोहली और राहुल के बीच चौथे विकेट के लिए 165 रन की साझेदारी हुई। कोहली 85 रन बनाकर आउट हुए, राहुल 97 रन बनाकर नाबाद रहे। और आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप में आज होने वाले मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना नीदरलैंड्स के साथ होगा। हैदराबाद में होने वाले इस मैच में न्यूजीलैंड अपनी दूसरी जीत दर्ज करने उतरेगी। गौरतलब है कि विश्व कप के ओपनिंग मैच में कीवी टीम ने गत विजेता इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी थी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के हाथों अपने पहले मैच में हार झेलने वाली डच टीम इस मैच में अपसेट कर वर्ल्ड कप में और रोमांच पैदा करने के इरादे से उतरेगी। इससे पहले दोनों टीम वनडे मैच में 4 बार आमने सामने आ चुकी हैं और हर बार न्यूजीलैंड विजयी रहा है। एशियाई खेलों की बात करें तो हांगझो में आयोजित एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर भारतीय खिलाड़ी स्वदेश लौट रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। गौरतलब है कि भारतीय खिलाड़ियों ने इन खेलों में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 28 गोल्ड मेडल के साथ भारत ने 100 मेडल्स का आंकड़ा पार करते हुए इस बार 107 पदक अपने नाम किए हैं। तो अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का एशियाई खेलों में। बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आए ये खिलाड़ी आज वैश्विक मानचित्र पर अपनी बेहद धमाकेदार मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। एनीमिया महिलाओं में एक आम समस्या है। एनीमिया जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। एनीमिया क्यों होता है और इसे कैसे दूर किया जाए, ये जानना जरूरी है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। एनीमिया यानी शरीर में रक्त की कमी हो जाना। ये समस्या महिलाओं में बेहद आम है। भारत में हर उम्र की महिलाओं में एनीमिया देखा जाता है। हीमोग्लोबिन अगर 11 से कम हो तो वो महिलाओं को अनीमिक बोला जाता है, क्योंकि 11 से ऊपर अगर वो रहेंगी तो इसका मतलब है कि वो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर 11 से कम हो जाएगा तो उन्हें अनीमिया के सारे सिम्टम्स हो जाएंगे। महिला को थोड़ी थकान शुरू होती है, तो वो जैसे अभी थोड़ा काम करती है उसको थोड़ी थकान महसूस होने लग जाती है। उसका धीरे धीरे अगर और अनीमिया बढ़ जाता है तो उसका सांस भी फूलने लग जाता है। तो शुरू में उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया तो इसकी वजह से वो थक गई, पर ऐसा होता नहीं है। वो
अनीमिया के ही शुरू के लक्षण होते हैं। अनीमिया मॉडरेट कैटेगरी में हो जाता है, यानी कि 10 से कम हो जाता है तो उन्हें बिल्कुल उनके हाथ पांव भी फूल जाते हैं, सोजिश आ जाती है पैरों में सोजिश, जैसे अगर कोई इंसान चल रहा है तो अगर उसको पैर सूजने लग गए हैं तो उसको सोचना चाहिए कि मेरे को अनीमिया हो रहा है। कई जो महिलाएं होती हैं उन्हें अनीमिया इस तरह से होता है जिनका पोषण कम होता है, उसकी वजह से ऐसा भी होता है कि उन्हें भूख कम लगती है, उन्हें खाना खाने का मन नहीं करता, या फिर उन्हें अलग तरह के टेस्ट हो जाते हैं, जैसे कि उन्हें मिट्टी खाने का मन करता है, उन्हें चॉक खाने का मन करता है। तो ये भी अनीमिया के लक्षण है। शरीर में लौह तत्व यानी आयरन की कमी अनीमिया का एक प्रमुख कारण है। अनीमिया होने पर कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनसे बचाव के लिए सावधानी जरूरी है। लोहे के बर्तन में आप खाना बनाएंगे तो अगर उससे बनाएंगे, कुक करेंगे तो आपका आयरन जो है अब उसमें ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा। दूसरी, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक हो गई, स्पिनच है, धनिया, पुदीना है ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं ज़्यादा होती हैं। फ्रूट्स में केला जो है वो बहुत रिच होता है, और कुछ नहीं तो खाने के साथ जैसे जैगरी, गुड़, अगर वो गुड़ खाती हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात होती है। फिर दूसरी चीज़ जो होती है, फ्रूट्स में जितनी भी सिट्रस चीज़ें होती हैं, जो कि संतरा, नींबू, जो भी ऐसे वाले फ्रूट्स होते हैं, ये हमारी आयरन की इनमें आयरन होता नहीं है पर ये आयरन की अब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। अगर वो एक अंडा दिन में खाएं तो उनकी प्रोटीन की मात्रा एडिक्वेट होती है, तो प्रोटीन जो होता है वो आयरन की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फिर चौथी चीज़ जो होती है, उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जब भी वो ये पोषण ये सब चीज़ें ले रही हैं, उनको कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, जो खाने के साथ नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि होगी चाय, कॉफ़ी। जैसे कईयों को आदत होती है कि खाना खाते ही वो चाय पी लेते हैं। अगर आप चाय पी लें तो चाय में ऐसे तत्व और पदार्थ पाए जाते हैं जो नॉर्मल आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं। अपने आहार में आयरन से युक्त पदार्थों को शामिल करें, पोषण का ध्यान रखें, जिससे अनीमिया की समस्या को दूर किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आइए अब कुछ खबरें सिने वर्ल्ड से, उन पर नजर डालते हैं। तो बीते शुक्रवार को रिलीज हुई तीनों ही फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बेहद औसत प्रदर्शन रहा। अक्षय कुमार स्टारर मिशन रानीगंज फिल्म में दूसरे दिन करीब 5 करोड़ के आसपास कमाए हैं और मिशन रानीगंज अक्षय कुमार के करियर में बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे।